नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 8वें पे कमीशन में एक जबरदस्त प्रपोजल है दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ पेंशन बढ़ोतरी का प्रपोजल। ये जो वर्तमान में 80 साल उम्र होने पर 20% पेंशन या उससे आगे उम्र बढ़ते जाने पर 30%, 40%, 50% है, उससे हटके है ये प्रपोजल। जी हां, क्योंकि इस प्रपोजल में आपका पेंशन में जो बढ़ोतरी है, हमारा पेंशन में जो बढ़ोतरी है, वो एज के साथ और बेसिक पे के साथ लिंक करके मांग की गई है। और ये प्रपोजल अहम है। इसमें किस तरीके से कैलकुलेशन होगा वो भी आगे आपको बकायदा कैलकुलेशन करके यहां पर समझाऊंगा दोस्तों। ये एक अहम प्रपोजल है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जून के महीने में स्पर्श द्वारा पेंशनर्स को एरियर का भुगतान जारी है, जिसके बारे में आगे जानकारी दूंगा कि कैसे 56,885 रुपए का भुगतान पेंशनर के खाते में हो चुका है। इनको और भी एरियर मिलेगा, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। इसके साथ ही साथ घर बैठे बैठे ईसीएचएस से दवाई मंगाने का जो फ्लो चार्ट है, किस तरीके से काम करता है, वो भी आगे आपको चार्ट के जरिए समझाऊंगा। ये जो चार्ट आप यहां पर आखिर में देखेंगे, इस चार्ट के जरिए आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको घर बैठे बैठे दवाइयां मिल सकती हैं और किन को मिलेंगी, वो भी आगे जानेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एक पेंशन मंत्रालय की तरफ से लेटर जारी किया गया है, बेहद अहम लेटर है, जिसमें एक मीटिंग का मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी हुआ है, जिसमें सीजीडीए ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि 12,000 से ज्यादा पेंशनर्स का एक्स्ट्रा कम्यूटेशन कट रहा है। जी हां, ये बहुत ही गंभीर मसला है। साथ ही साथ कुछ पेंशनर्स को आगे एडिशनल पेंशन मिलने में भी दिक्कत आ सकती है। ये भी इसी नोट्स से, इसी मिनट्स ऑफ मीटिंग से खुलासा होता है। बहुत ही गंभीर मसला है, स्पर्श से जुड़ा हुआ मसला है। इसके बारे में भी आगे जानकारी हासिल करेंगे और सवाल खड़ा करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ। सबसे पहले दोस्तों, 8 सीपीसी में उम्र के साथ साथ पेंशन 50% से बढ़कर 70 से लेकर 100% तक लास्ट बेसिक का फॉर्मूला का कैलकुलेशन। जी हां, 8वें पे कमीशन में बहुत सारी संस्थाओं ने बहुत सारी मांगे की हैं, जिनमें से जेसीएम की ये एक महत्वपूर्ण मांग है, जिसमें पेंशन 50% तो पहले मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पेंशनर की उम्र होती जाए वैसे वैसे उनका जो बेसिक पे का हिस्सा है वो बढ़ करके मिले। वो कैसे कैलकुलेट होगा वो आगे आपको कैलकुलेशन करके समझाता हूं। चलिए आगे हम कैलकुलेशन करते हैं। ये वाला जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। 8 सीपीसी में प्रपोजल है एज के साथ बढ़े पेंशन का अमाउंट, और ये फॉर्मूला कैसे होगा वही आपको मैं दिखाना चाहता हूं। चलिए दोस्तों, हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं एक ऐसे पेंशनर का जिनका बेसिक यानी कि रिटायरमेंट के टाइम का बेसिक पे, ये पेंशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बेसिक पे रिटायरमेंट के टाइम में मान लीजिए बेसिक पे 40,000 होता है, प्लस आज के डेट में मिलिट्री सर्विस पे है 5200 रुपए, और क्लास पे है, फॉर एग्जाम्पल क्लास पे 450 रुपए। ठीक है, तो इतना एक सर्विस के दौरान लास्ट पेमेंट किसी का इतना हो, तो उनका अब ये जो फॉर्मूला सुझाया गया है, 65 साल की उम्र में 70% ऑफ एलआरई, 70 साल की उम्र में 75% ऑफ एलआरई, ये कैसे बढ़ेगा, उम्र के साथ साथ पेंशन कैसे बढ़ेगा, वही चीजें आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए, ये कुल मिलाकर के हो जाता है 45,650 रुपए। ठीक है, 45,650 रुपए, जिसको कहते हैं एलआरई, यानी कि लास्ट रिकॉनेबल इमोलूमेंट्स। इसी के ऊपर हमारा पेंशन डिपेंड करता है। अब चलिए, पहले जब हमें पेंशन मिलेगा तो पेंशन जो अभी का फॉर्मूला है उसके हिसाब से तो एलआरई का आधा हमें पेंशन मिलेगा, यानी कि इनका जो बेसिक इतना है, एमएसपी इतना है, क्लास पे इतना है, तो बेसिक पेंशन कितना बनेगा, बेसिक पेंशन एलआरई का आधा, यानी कि 22,825 रुपए। 22,825 रुपए इन पेंशनर का पेंशन बनेगा। ये तो साफ हो गया, क्लियर हो गया। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा, इन पेंशनर के पेंशन में किस तरीके से इजाफा होने का ये प्रपोजल है। देखिए, अब 65 साल की जैसे ही इन पेंशनर की उम्र हो जाए तो मांगा गया है 70% ऑफ एलआरई, यानी कि लास्ट रिकॉनेबल इमोलूमेंट्स का 70% पेंशन मांगा गया है। यह बढ़ोतरी का प्रपोजल किया गया है। तो इसमें फायदा किस तरीके से होगा ये देखिए। अब जो इनको एलआरई कितना है, इनका 45,650 रुपए एलआरई है, ये वाला एलआरई। अब इसका कितना मांगा गया है, इसका
70% मांगा गया है 65 साल उम्र होने पर, तो इसको करेंगे 100 से भाग इंटू 70 इजिकल्स टू कितना होगा, ये हो जाएगा 456.5 इंटू 70 इजिकल्स टू, ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 31955। ये देखिए, यानी कि जैसे ही इनकी उम्र 65 साल हो जाए, इनकी पेंशन 22,825 से बढ़ करके 31,955 रुपए हो जाए, ये मांगे। अब इसमें बढ़ोतरी कितने की हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है 9,130 रुपए, 9,130 रुपए की बढ़ोतरी। ये देख लीजिए, जैसे ही उम्र हो जाए वैसे ही 9,130 रुपए की पेंशन में बढ़ोतरी, बेसिक पेंशन में, इसके ऊपर डीआर अलग से। चलिए, अब जैसे ही इनकी उम्र 70 साल हो जाए, तो जो एलआरई का 75% मिले, यानी कि एलआरई तो सेम है, 45650 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू इंटू 75 मांगा गया अभी, जैसे ही 70 साल उम्र हो जाए, तो ये बन जाएगा कितना दोस्तों, 456 इंटू 5 इंटू 75 होगा अभी। तो ये इनका कितना निकलेगा, ये निकल जाएगा 238 निकल जाएगा। और अब डिफरेंस कितने का बना, देखिए ये डिफरेंस बनेगा, ये अमाउंट और ये अमाउंट में डिफरेंस बनेगा 11,413 रुपए का। तो देख लीजिए, यानी कि 70 साल उम्र होते ही 75% ऑफ एलआरई, यानी कि 22,825 से पेंशन बढ़ के 34,238। तो इसी हिसाब से जैसे ही 75 की उम्र हो, 80% ऑफ एलआरई, यानी कि सीधा सीधा हम हिसाब करते हैं 456.5, ठीक है, इंटू 80% हमने मांगा है, तो 80 के हिसाब से 520, और ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा इसका और इसका बीच का डिफरेंस, ये हो जाएगा 13,695 रुपए। तो देखिए, पेंशन में जैसे जैसे उम्र अब 80 साल हो जाए, तो 85% ऑफ एलआरई, यानी कि 456.5 इंटू 85% है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 38 और 803, और डिफरेंस ये कितना बनेगा, इसका और इसका डिफरेंस फिर से, यानी कि इनिशियल पेंशन के साथ डिफरेंस बनेगा 15,978। तो देख लीजिए किस तरीके से पेंशन में बढ़ोतरी। अब 85 साल की एज होने पर 90%, यानी कि 456.5 इंटू 90 इजिकल्स टू कितना बनेगा, ये बनेगा 41085। तो डिफरेंस कितने का बनेगा, डिफरेंस बनेगा दोस्तों 18,000 और ये 18,260, 260। तो ये बन गया, देख लीजिए। और जैसे ही 90 साल की उम्र हो जाए, 100% ऑफ एलआरई, यानी कि सीधा सीधा ये एलआरई उठ करके पेंशन में चला आ जाएगा 45650, यानी कि बढ़ोतरी कितना, सीधा सीधा डिफरेंस 22,000 का, 22,825 का डिफरेंस। तो देख लीजिए, पहले जो हमारा अभी एडिशनल पेंशन का स्कीम है, उसमें 100 साल पूरा होने पर 100% पेंशन बढ़ोतरी होता है, लेकिन ये जो मांग है, ये 90 साल में ही, यानी कि 10 साल पहले ही 100% ऑफ एलआरई, यानी कि इसका पूरा 100% मांगा गया है। ये अभी प्रपोजल है, ये 8वें पे कमीशन में प्रपोजल है, ये मिलना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये जबरदस्त प्रपोजल है और उसका कैलकुलेशन इस तरीके से होता है दोस्तों। तो उम्र के साथ साथ पेंशन बढ़ोतरी वाला ये जो प्रपोजल है, ये बेहतरीन प्रपोजल है आने वाले समय में। लेकिन इसमें अब जैसे जैसे उम्र ज्यादा हो जाएगी, तो वो बेसिक क्या लिया जाएगा, क्योंकि बेसिक तो तब तक तो 1-2 पे कमीशन आ चुके होंगे, तो ये बेसिक लेने का जो फॉर्मूला है उसको तय करना पड़ेगा। बाकी प्रपोजल बहुत बढ़िया है। चलिए, अब हम चलते हैं अगली जानकारी की ओर, आगे बढ़ते हैं। और अगली जानकारी बेहद गंभीर जानकारी है। पेंशन मंत्रालय का लेटर जारी हुआ और सीजीडीए ने माना कम्यूटेशन और एडिशनल पेंशन गड़बड़ी के 12,000 से ज्यादा केसेस हैं। आप भी ये जरूर चेक करें। जी हां, चलिए सीधा सीधा पेंशन मंत्रालय ने जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किया है उसको देखते हैं।
दोस्तों ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस का डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है, जिसमें एक मीटिंग का जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किया गया है। दोस्तों स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वॉलेंटरी एजेंसीज का एक बड़ी मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग के दौरान सीजीडीए ने कुछ चीजें कबूल की हैं, कुछ बातें एक्सेप्ट की हैं जो बेहद ही गंभीर और महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए जो सीजीडीए ने पॉइंट्स सामने रखे हैं, जिन बातों को एक्सेप्ट किया है, उन पॉइंट्स को हम समझते हैं, जो हम डिफेंस पेंशनर होने के नाते हमें समझने बहुत जरूरी है। आप यहां पर देख पा रहे हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, ये सीजीडीए के पॉइंट्स हैं। लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ ये पहला पॉइंट है। उसके आगे इश्यू रिलेटेड टू पॉलिसी मैटर ऑफ वन रैंक वन पेंशन का पॉइंट है। उसके आगे इश्यू ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, डिलेड रिस्टोरेशन ड्यू टू डाटा मिसमैच और मिसिंग डाटा ऑन स्पर्श पोर्टल, ये बेहद गंभीर मसला है। जी हाँ, यहां पर क्या कहा गया, आफ्टर रिसीविंग एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सीवीपी एंड स्टार्ट डेट ऑफ रिकवरी ऑफ कम्यूटेशन फ्रॉम बैंक्स, द स्टार्ट एज वेल एज रिस्टोरेशन डेट ऑफ कम्यूटेशन रिकवरी हैज बीन अपडेटेड इन स्पर्श। आगे देखिए, पेंशनरशिप facility to raise grievances for correct date of restoration. After due verification, such requests are being updated and excess recovery of commutation, if any, is also being refunded to the pensioners account. देखिए सीजीडीए ये एक्सेप्ट कर रहा है कि पेंशनर से कम्यूटेशन की रिकवरी बहुत सारे केसेस में ज्यादा हो जाता है, लेकिन अगर पेंशनर इसके ऊपर ग्रीवेंस डालें, शिकायत करें, तो वो वापस भी कर दिया जाता है। ये यहां पर जानकारी दी गई है जो बहुत गंभीर है। 15 साल से ज्यादा रिकवरी ही क्यों जिसको वापस करना पड़े। आगे देखिए, अब ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन द केस वेयर बैंक्स हैव एक्सप्रेस्ड देयर इनएबिलिटी टू शेयर डेट ऑफ रिस्टोरेशन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू मैनुअल पीरियड, रिस्टोरेशन डेट ऑन अकाउंट ऑफ कम्यूटेशन इज बीइंग कंसिडर्ड एज पर प्रोविजन ऑफ कंटेंट इन डीपीएआर ऑफिस मेमोरेंडम 10 जुलाई 1980। देखिए यहां पर रीड विथ पैरा 3 ऑफ द डीओपीपीडब्ल्यूओएम डेटेड 22 अगस्त 1990। दोस्तों यहां पर एक बेहद गंभीर मसला है। यहां पर कहा गया है कि स्पर्श के अंदर कुछ कम्यूटेशन का, रिस्टोरेशन का डेट ही मौजूद नहीं है, क्योंकि बैंक ने डाटा शेयर ही नहीं किया। बैंक के पास पुराना रिकॉर्ड होने की वजह से, मैनुअल रिकॉर्ड होने की वजह से रिस्टोरेशन कब होना है, यानी कि कम्यूटेशन कब खत्म होना है, ऐसा डिटेल्स मौजूद नहीं था, जो स्पर्श में इसलिए अपडेट नहीं हो पाया, और इसलिए उसको हम स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से जो है रिस्टोर करते हैं। जो भी रूल है, ये पुराने कुछ रूल का यहाँ हवाला दिया गया, उसके हिसाब से हम रिस्टोर करते हैं। ये बेहद ही गंभीर मसला है। आगे बोला गया है, इंसिडेंटली देयर आर अप्रोक्सीमेटली 12,000 केसेस वेयर रिस्टोरेशन डेट इज मिसिंग। ये देखिए कितना बड़ा मसला है, यानी कि इंसिडेंटली ये बहुत ही गंभीर मसला है, और जिस तरीके से यहां लिखा गया, बताया गया है, ये और भी गैर जिम्मेदाराना है। अगर 12,000 केसेस में रिस्टोरेशन का डाटा मिसिंग है, तो उन पेंशनर्स से क्यों नहीं संपर्क किया जा रहा है? 12,000 पेंशनर्स से डिपार्टमेंट की तरफ से संपर्क करके डेट क्यों नहीं अपडेट किया जा रहा है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि सीजीडीए यहां पर खुद ही मान रहा है कि 12,000 केसेस में रिस्टोरेशन का डेट ही मिसिंग है। अब अगला मसला है एडिशनल पेंशन को लेकर के, यह भी बहुत गंभीर मसला है। यहां पर देखिए, इंस्ट्रक्शंस फॉर पेमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 80 इयर्स टू पीडीए एंड स्पर्श आर अवेलेबल, यानी कि 80 साल पूरा होने पर एडिशनल पेंशन शुरू करने का इंस्ट्रक्शन है, मौजूद है। सम केसेस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन आर ड्यू टू मिसिंग डेट ऑफ बर्थ, इनकम्प्लीट डेट ऑफ बर्थ ऑफ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स, यानी कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें पेंशन या एडिशनल पेंशन शुरू नहीं किया गया है, जिसका कारण है कि इनकम्प्लीट डेट ऑफ बर्थ और मिसिंग डेट ऑफ बर्थ। अब यहां पर दोबारा से यह सवाल है, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ मिसिंग है, तो उस पेंशनर तक क्यों रीच आउट नहीं कर रही है जो है डिपार्टमेंट? क्यों पीसीडीए की तरफ से कंफर्मेशन नहीं लिया जा रहा है? आपका भी कम्यूटेशन अगर 15 साल से ज्यादा कट रहा है, तो आपको इमीडिएटली शिकायत करनी चाहिए। आपका भी अगर डेट ऑफ बर्थ अपडेटेड नहीं है, तो इमीडिएटली उसको अपडेट करवाना चाहिए। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, जून के पेंशन से पहले स्पर्श ने किया 56,885 का एरियर का भुगतान, और भी मिलेगा एरियर। जी हाँ, पेंशनर जागरूक हो रहे हैं,
मेरी जो मुहिम है, सैनिक पाठशाला की जो मुहिम है, आपको जानकार बनाने का, जानकारी के अभाव से आपको होने वाले नुकसान से बचाने का, वो कामयाब हो रही है दोस्तों। जी हां, चलिए पहले पेंशनर का पीपीओ देखते हैं। अब यहां देखिए दोस्तों, एक नायक रैंक से डीएससी से रिटायर्ड पेंशनर थे अब्दुल अजीज पी जी, जिनका 2019 में रिटायरमेंट हुआ था। ये 17 साल 9 महीना 22 दिन सर्विस करके आए थे और डीएससी में जनवरी 2016 से ही एमएससीपी लागू है। आर्मी नेवी एयरफोर्स में जनवरी 2006 से, लेकिन डीएससी में जनवरी 2016 से। इनको एमएससीपी नहीं मिला हुआ था। सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े, उनको गाइड किया गया, पूरा अंग्रेजी बना के भेजा गया, उन्होंने ग्रीवेंस डाला, अब जाकर के ये पीपीओ निकला। देखिए पे लेवल 05 उनका एडजस्ट हो गया है और पूरा जो है उनका ग्रेचुइटी, कम्यूटेशन सब कुछ ये देखिए बदल गया है। उनका पेंशन में भी बढ़ोतरी हो गई है और ये देखिए सारा बेसिक पेंशन वगैरह पूरा डिटेल्स इनका चेंज हो गया। 4 जून को ये पीपीओ निकला था। अब इसके बाद अभी ये जून के महीने में ही उनको एरियर का भी भुगतान हो गया है। देखिए 56,885 रुपए, जिसका आप ये पेंशन स्लिप देख पा रहे हैं। जून महीने का ये पेंशन स्लिप आप देख पा रहे हैं। 56,885 रुपए का उनको भुगतान भी हो चुका है। तो पेंशनर ने जो वीडियो संदेश भेजा है उसको भी सुन लीजिए। हाँ जैन सर, मेरे को ये अरियर मिला था 56,885 रुपीज़ मिला था। आपका मदद से सैनिक पाठशाला से कारण से मिला, नहीं होने से मेरे को नहीं मिलना था। मेरे को उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं था सर। आपका चैनल में बहुत देखता है, लेकिन अभी आपका वजह से इतना पैसा मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपको आपका घर वालों को अच्छा सुविधा देने के लिए सर। जैन सर। तो आप सबने देखा, सही जानकारी सटीक कार्रवाई से अपना अधिकार मिल सकता है पेंशनर्स को। तो दोस्तों, आपका भी अगर पेंशन से जुड़ा हुआ ऐसा ही कोई सवाल हो, ऐसा ही कोई दिक्कत हो जो आप मुझसे साझा करना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद मेंबर्स ओनली वाले वीडियोस देखें। आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर उस व्हाट्सएप नंबर में चैनल को ज्वाइन करने का स्क्रीनशॉट लगाएं और पहला मैसेज करें। उसके आगे फिर आप पेंशन से जुड़ा हुआ कुछ भी सवाल आप मुझसे कर सकते हैं। आप मेरे साथ चीजें डिस्कस कर सकते हैं, आपकी समस्याओं को साझा कर सकते हैं। मैं आपको 100% कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। चलिए अब अगली जानकारी की ओर, आखिरी जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। ईसीएचएस से घर बैठे दवा कैसे और किनको, पूरा फ्लो चार्ट समझें। जी हाँ, ईसीएचएस से कैसे घर बैठे बैठे दवाई मंगाने का जो प्रक्रिया है उसका पूरा फ्लो चार्ट आप देखिए। ये देखिए, ईसीएचएस के अंतर्गत दवाओं की होम डिलीवरी वरिष्ठ नागरिकों और आश्रित लाभार्थियों के लिए सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया है। ये सेवा, करुणा, प्रतिबद्धता, इसमें क्या क्या फायदे हैं? समय की बचत होगी, यात्रा में कमी होगी, डोर स्टेप सुविधा मिलेगी, बिना रुकावट दवा वितरण होगी, विश्वसनीयता, सेवा बढ़ेगा और भारत के हर कोने तक पहुंच बढ़ेगी। देखिए प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक पर जाएं, लाभार्थी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक पर जाएं और डॉक्टर से परामर्श करें। प्रिस्क्रिप्शन जारी किया जाता है ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में इस तरीके से। फिर नंबर 2 स्टेप, दवा उपलब्धता जांच करें। यदि उपलब्ध हो तो पॉलीक्लिनिक से प्राप्त करें, यदि उपलब्ध ना हो तो नीचे दिए गए विकल्प चुने। क्या विकल्प चुने? पॉलीक्लिनिक से उपलब्ध दवा होने पर प्राप्त करें, फिर होम डिलीवरी का विकल्प चुने, या तो फिर अभी भी उपलब्ध नहीं है यानी कि एनए का सर्टिफिकेट लें और बाहर खरीदें और उसको क्लेम करें, या तो फिर होम डिलीवरी वाला ऑप्शन चुने। अगर होम डिलीवरी का चुनते हैं तो होम डिलीवरी अनुरोध जो है प्रोसेस किया जाएगा। 70 वर्ष से अधिक या आश्रित योग्य लाभार्थियों के लिए होम डिलीवरी अनुरोध बनाया जाता है। होम डिलीवरी के लिए आपका नाम, आयु, पता, संपर्क नंबर कंफर्म किया जाएगा और विवरण सत्यापित किया जाता है। उसके आगे दवा पैक और भेज दी जाती है इंडिया पोस्ट के माध्यम से। भारतीय डाक की इंडियन पोस्ट की तरफ से ये कोऑर्डिनेशन है, ये उसके साथ मेल मिलाप के साथ ये प्रोग्राम चलाया गया है। तो सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी और डोर स्टेप डिलीवरी होगी। डाक विभाग के डिलीवरी कार्यकारी लाभार्थी के घर दवाएं सीधे पहुंचा देते हैं। इस तरीके से दवा हैंडओवर होगी। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, पॉलीक्लिनिक के बार बार दौरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समय की बचत होगी, यात्रा में कमी आएगी, विश्वसनीयता, सेवा बढ़ेगी और हमारे वरिष्ठ पूर्व सैनिकों के लिए
आराम और देखभाल भी हो पाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से डिलीवरी होती है, होम डिलीवरी का 70 साल से ऊपर उम्र वाले पूर्व सैनिक या उनके घर वालों के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।